जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस वीडियो के माध्यम से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क की जो फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मित्रों इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। आपने याद रखना है काठमांडू मित्रों नेपाल की राजधानी। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। सार्क क्या है, ठीक है। सार्क का अंग्रेजी नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर और 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 8 दिसंबर सन 1985 को स्थापना हुई थी बांग्लादेश के काठमांडू में, ठीक है। 17 जनवरी 1987 को यह स्थापित किया था। 17 जनवरी और 1987 को यह स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसमें कुल 7 देश हैं जिनका नाम है मित्रों। 7 देशों के साथ ये बना है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव और नेपाल और दक्षिण एशिया, कुल 7 देशों से मिलकर ये संगठन बना है। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका उबेर कप है मित्रों, किस खेल से संबंधित है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उबेर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है, आपने याद रखना, ठीक है। बैडमिंटन से आपका उबेर कप जो है मित्रों ये संबंधित है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों। इसकी 1957 में उबेर कप की स्थापना हुई थी, आपने याद रखना है। सभी कप से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जान लेते हैं मित्रों, आपको एक डेविस कप आता है जिसका नाम होता है डेविस कप, ठीक है। डेविस कप, तो इसका संबंध किस खेल से है। इसका संबंध आपका टेनिस से है, ठीक है। टेनिस से। इसकी स्थापना की बात करें तो 1900 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। फीफा विश्व कप की बात करें, जो फीफा विश्व कप है इसका संबंध फुटबॉल से होता है। थॉमस कप की बात करें, जो नोट पॉइंट है हम सभी उनको यहाँ पर लिखे, थॉमस कप, ठीक है। थॉमस कप, इसका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। ये पुरुष बैडमिंटन से, ठीक है। जो पुरुष खेलते हैं बैडमिंटन। और जो आपका जो ये वाला उबर कैप है ये महिलाओं से संबंधित है। फिर आपका आता है मित्रों राइडर कप। राइडर कप, तो राइडर कप किससे संबंधित है। राइडर कप आपका ये संबंधित है मित्रों गोल्फ से, ठीक है। ये गोल्फ खेल में आपका ये कप दिया जाता है। इस पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका डूरंड कप की बात करें। डूरंड कप, डूरंड कप किस में दिया जाता है। डूरंड कप भी दिया जाता है फुटबॉल में, ठीक है। फुटबॉल में हमारा डूरंड कप दिया जाता है। आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी है मित्रों, ये ट्रॉफी किस में दी जाती है। ये दी जाती है मित्रों हमारे क्रिकेट में, ठीक है। ये किस में दी जाती है, क्रिकेट में दी जाती है। आपने इसको याद रखना है। दिलीप ट्रॉफी की बात करें, सभी प्रश्न जो कैसे हैं मित्रों इंपॉर्टेंट है। दिलीप, दिलीप ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको नोट करिएगा। अगला ऑप्शन है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संविधान, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला ऑप्शन है, गंगा नदी निकलती है। गंगा जो नदी है मित्रों ये कहाँ से होकर के निकलती है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। गंगा नदी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और यहीं पर अगर बात करें गंगा और बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक है। पद्मा कहा जाता है गंगा को बांग्लादेश में। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आपकी गंगा
और प्लस ब्रह्मपुत्र, जो दो नदियां हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये दो नदियां मिलकर मेघना बनती हैं। ठीक है, मेघना के नाम से जानी जाती हैं। दो नदियां मिलकर गंगा और जो ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो इनको आगे मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत की जो डेल्टा नदी बनाती है गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां मिलकर सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती हैं। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना। सुंदरबन का जो डेल्टा है मित्रों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर ही बनाती हैं। इस पॉइंट को भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप डॉट डॉट में हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप डॉट डॉट में हैं, यानी वीर सावरकर जब हवाई अड्डे पर आप उतरेंगे तो आप अपने को कहाँ पर पाएंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। और यहीं पर क्या है मित्रों, वीर सावरकर हवाई अड्डा है। अगर आप यहाँ पर उतरते हैं तो अपने आप को आप अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाएंगे। अगला ऑप्शन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। यही बात करें हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। 14 सितंबर सन 1949 को, ठीक है, सन 1949 को राज्य भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और तभी से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। अगला ऑप्शन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का जो अनुच्छेद मित्रों या आर्टिकल 123 है ये किससे संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगला ऑप्शन है, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल की। ठीक है, चावल की खेती के लिए जल भराव की अधिक आवश्यकता होती है। अगला ऑप्शन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की बात करें तो इसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। आपने याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मित्रों डी, प्रमस्तिष्क। सभी ये मस्तिष्क के भाग है, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्कांक, ये सभी मस्तिष्क के ही भाग है, लेकिन सबसे बड़ा जो भाग होता है मस्तिष्क के अंदर वह प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शेर बहादुर देवबा किस देश से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके शेर बहादुर देवबा है ये नेपाल देश से संबंधित है। आपने याद रखना है कहाँ से संबंधित है मित्रों, ये नेपाल से। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नीलमणि फुकन को। ठीक है, नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला ऑप्शन है, भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया। भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आर्क ब्रिज, ठीक है, आर्क ब्रिज है मित्रों, इसका जो निर्माण किया गया है किस पर किया गया, सतलज नदी पर इसका निर्माण किया गया है, चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चिनाब नदी पर इसका जो है मित्रों वो किया गया है। ठीक है, निर्माण किया गया कहाँ पर मित्रों, चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला ऑप्शन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से। जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे मित्रों, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संतूर से। ठीक है, जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे इनका जो संबंध था मित्रों संतूर वादक थे। आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। अगला ऑप्शन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है।
सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा जल्दी से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए एन वी रमना। ठीक है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एन वी रमना को मित्रों थे। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, 48वें मुख्य न्यायाधीश। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि बराह थी? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसने जो उपाधि थी मित्रों में बराह की धारण कर रखी थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज ने। ठीक है, किसने मित्रों? मिहिर भोज ने बराह की उपाधि धारण की थी। अगला ऑप्शन है, किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया? किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया? राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर डी, 1908 में। कब मित्रों? 1908 में इसको प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों पर आयोजित होता है? महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? आप सभी लोग बताएंगे कि अर्ध कुंभ मेला। ठीक है, अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों पर आयोजित होता है? और यहाँ पर महाकुंभ मेले की बात करें तो महाकुंभ मेला मित्रों 12 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेले को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गौंड। ठीक है, जो गौंड जनजाति है मित्रों, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल डॉट डॉट देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। जो पश्चिम बंगाल है मित्रों, वह किन किन देशों के साथ सीमा को साझा करता है? पश्चिम बंगाल किन किन देशों के साथ साझा करता है मित्रों? वह 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ मित्रों? 3 देशों के साथ। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, 3 देशों के साथ सीमा को साझा करता है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी और कब हुई थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दिएगा। पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी मित्रों, ये किन किन के बीच हुई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी। प्रथम लड़ाई आपकी 1526 ईस्वी में हुई थी, ये पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। और द्वितीय लड़ाई 1761 में हुई थी। जो द्वितीय लड़ाई हुई थी मित्रों, वह कब हुई थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, पहला जो राज्य बना वह कौन सा था मित्रों? केरल। अगला ऑप्शन है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला ऑप्शन है, 1793 में जमींदार प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में जमींदार जो प्रणाली थी मित्रों, वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? जमींदार प्रणाली वह किसके द्वारा शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदार प्रणाली को शुरू किया गया था। अगला ऑप्शन है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? प्रसिद्ध संत मित्रों शेख सलीम चिश्ती, ये कहाँ पर रहते थे? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में यह रहते थे प्रसिद्ध संत शेख सलीम अली चिश्ती। अगला ऑप्शन है, दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? दक्षिणेश्वर का संत किसे कहते हैं? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गोवर्धन पीठ। ठीक है, गोवर्धन पीठ हमारा राम जी से संबंधित नहीं है, आपने याद रखना है। यही हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? राइट आंसर। हमको यहाँ पर गलत ऑप्शन था वही ढूंढना था। अगला ऑप्शन है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है। दक्षिण भारत का जो त्यौहार है मित्रों ओणम, वह किससे संबंधित है? राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, शिव शक्ति से, या फिर महाबली से। ठीक है, ओणम जो त्योहार है मित्रों वह महाबली से संबंधित है। किससे मित्रों? महाबली से। अगला ऑप्शन है, बोध गया स्थित प्रसिद्ध
महाबौद्ध मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबौद्ध मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, अशोक थे। ठीक है, अशोक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चिकनकारी, चिकनकारी प्रणाली के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका उत्तर प्रदेश, चिकनकारी। अगला ऑप्शन है VHU किस शहर में स्थित है? जो आपका VHU है मित्रों, ये किस शहर में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा VHU किस शहर में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में आपका VHU स्थित है। अगला ऑप्शन है रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के दो उदाहरण हैं। लोक कथाएं, लोक नाटक और लोक नृत्य। ऐतिहासिक रुचि के स्थान, नायकों के नाम। तो रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के दो उदाहरण हैं। ये क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है, आपने इसको याद रखना है। अगला ऑप्शन है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो आपका मित्रों, ठीक है, आपका क्या है मित्रों, तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य में स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, 3 बार। कितनी बार मित्रों? 3 बार जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अगला ऑप्शन है रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से? रानी जो रुद्रमा देवी थी मित्रों, इनका संबंध किस राजवंश से था? रानी रुद्रमा देवी का जो संबंध था मित्रों, वह काकतीय वंश से है। किससे? काकतीय वंश, आपने इसको याद है, काकतीय वंश। अगला ऑप्शन है चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुस्तक द्वारा लेखक द्वारा लिखी गई? चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखी गई? लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है मित्रों, एक किस पुरुष के द्वारा लिखी गई है, किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मित्रों वी, अरविंद घोष के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला ऑप्शन है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? जो आपका मुरादाबाद है मित्रों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है कपड़ाकार के, सॉरी, धातु की कलाकृतियों के लिए आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, धातु की कलाकृतियों के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में मात्र एक तेल रिफाइनरी है, वह कहां पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। कहां पर स्थित है मित्रों? मथुरा में उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी स्थित है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसको शुरू किया गया था। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष के अनुयायी सबसे कम संख्या में है? उत्तर प्रदेश में किस धर्म के जो अनुयायी थे मित्रों, वह सबसे कम संख्या में है? उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं मित्रों, वह उत्तर प्रदेश में सबसे कम संख्या में है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म। ठीक है, किसके मित्रों? ये हमारे पारसी धर्म है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पारसी धर्म के अनुयायी सबसे कम है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है वियना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वह वियना में स्थित है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। यदि चेन्नई तमिलनाडु तो .. झारखंड, ये चेन्नई क्या है मित्रों? तमिलनाडु से संबंधित है,
तो डॉट डॉट झारखंड किससे संबंधित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी मित्रों भाई क्या है? चेन्नई। तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी मित्रों? रांची। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्ती जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अब वो जगह आती है। अगला ऑप्शन है किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। इंडिया विश्व फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विश्व फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और स्टार बनाकर इसको नोट भी कर लीजिएगा। इंडिया विश्व फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विश्व फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति भाषा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों के द्वारा बोली जाती है। निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? कौन सी फसल आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कपास। कपास की जो फसल है मित्रों उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम मात्रा में उगाई जाती है या उगाई ही नहीं जाती है यहाँ पर। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? किस नेता को नेताजी कहा जाता था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और आप सभी को पता होगा नेताजी किसको कहा जाता था। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये थे मित्रों आपके 50 सामान्य ज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।